दोस्तों नमस्कार। भारत की राजनीति में किसानों की बहुत बड़ी भूमिका है। किसान अपने आप में बहुत बड़ा वोट बैंक है। किसान अपने आप में इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक एंटिटी है। अनफॉर्चुनेटली जब से भारत आजाद हुआ है, किसानों के लिए जो फंडामेंटल काम करना चाहिए था वो हम लोगों ने नहीं किए। यही कारण है कि इतना बड़ा देश होने के बाद भी आज किसान गरीब है, क्योंकि किसान जो प्रोडक्शन करता है, जो वो आउटपुट लेके आता है, हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो वर्ल्ड क्लास नहीं है। हमारी जो क्वालिटी है वो वर्ल्ड क्लास नहीं है। और यही कारण है कि किसान को उसके दाम सही नहीं मिल पाते। और दूसरा, भारत में जो बिचौलिया तंत्र है उसको लीगल जस्टिफिकेशन दिया हुआ है, जिसको आप एपीएमसी बोलते हैं। भारत में किसान जो अपना उत्पाद पैदा करता है वो अपना उत्पाद डायरेक्ट कंज्यूमर को जाके नहीं बेच पाता, या अगर आप और हम ऐसे कंज्यूमर हैं वो सीधा जाके किसान से माल खरीदना चाहें वो नहीं खरीद पाएगा। भारत सरकार का ये मानना है कि जब तक बीच में बिचौलिया नहीं होगा तब तक किसानों के हित को बचाना मुश्किल है। इसका मतलब जो शोषण कर रहा है किसान का, उसका होना बहुत जरूरी है। ये सोच लेके भारत के जो कितने भी कानून बने खेती के लिए, किसानों के लिए, उसमें बिचौलियों की भूमिका हमेशा बहुत प्रभावी रही। और यही कारण है कि बिचौलिए अमीर होते गए और किसान गरीब होता गया। कंज्यूमर ज्यादा पैसे देता है और किसान को उसका हक नहीं मिलता है। तो बीच का पैसा कहां गया, आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इस पे जवाब नहीं दिया। अपने मैनिफेस्टो में इस बात को नहीं कहा कि जो बिचौलिया तंत्र है, जो किसानों तक पूरा पैसा जो कंज्यूमर दे रहा है वो नहीं पहुंचने दे रहा है, हम उसमें सुधार करेंगे। क्योंकि वो बिचौलिया तंत्र जो है वो फाइनेंशियली बहुत पावरफुल है। जब वो फाइनेंशियली पावरफुल है तो वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल भी है। इसीलिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हिम्मत नहीं होती कि उस बिचौलिया तंत्र को तोड़ा जाए, उस पर कंट्रोल बनाया जाए, उस पर कानून बनाया जाए। आज सभी की इन्हीं बातों पे हम चर्चा करेंगे, इसलिए इस वीडियो को आप शेयर कर लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। मैं किसानों के मुद्दों के लेके आ रहा हूं, क्योंकि किसानों का वेलफेयर, किसानों के हित में क्या हो, ये मेरा एक फेवरेट टॉपिक है, फेवरेट सब्जेक्ट है। लेकिन जिस तरह से हम इस देश में किसानों के लिए बात कर रहे हैं, उससे शायद किसानों का भला नहीं होगा। ये मेरी मान्यता पहले भी थी, और अब जो मैनिफेस्टो देख रहा हूं इससे भी ये पता लगता है कि ये लोग किसानों के हितैषी नहीं है। ये आज भी बिचौलिया तंत्र को बचाने के प्रयास में है। पहला एजेंडा क्या है कांग्रेस का किसानों के लिए? कांग्रेस विल गिव ए लीगल गारंटी टू द मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट एवरी ईयर एज रिकमेंडेड बाय स्वामीनाथन कमीशन। मैं हर बार इस बात को कह चुका हूं, मेरा एक वीडियो है कि स्वामीनाथन कमीशन आयोग की जो एमएसपी की रिकमेंडेशन है वो किसानों को और देश को बर्बाद कर देगी। आप उसको देख सकते हैं। ब्रीफ में भी मैं यहां चर्चा कर सकता हूं कि जो स्वामीनाथन आयोग है वो क्या बोलता है कि जितनी लागत है उस पर 50% किसान को मिलना चाहिए। अब मुझे दोस्तों एक बात बताइए कि जितना मैं लागत लगाऊंगा, मतलब जितना मैं इनएफिशिएंट हूंगा, मैं पुराने बीज का इस्तेमाल कर रहा हूं, टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है, आप लेबर कॉस्ट बढ़ाए जा रहे हो, मेरी कॉस्ट जो पहले 100 रुपए थी अब 200 हो गई, और मैं और भी नालायक किसान हूं, मैं खेत पे ध्यान ही नहीं देना चाहता हूं, मेरी लागत हो गई 250 रुपए या 300 रुपए, तो 50% उस पर मुझे एमएसपी मिलना चाहिए। आइडियोलॉजिकली मैं बात कर रहा हूं। अगर मैं एफिशिएंट किसान हूं, मैं बिजली का कम इस्तेमाल कर रहा हूं, पानी का कम इस्तेमाल कर रहा हूं, खाद बराबर डाल रहा हूं, बीज जितनी जरूरत है उतने डाल रहा हूं, प्रिसीजन से काम कर रहा हूं, एफिशिएंसी से काम कर रहा हूं, मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 200 रुपए, जो इनएफिशिएंट है उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 300 रुपए है। अब स्वामीनाथन साहब ये बोलते हैं कि प्रोडक्शन के हिसाब पे 50% जोड़ दो। इसका मतलब जो एफिशिएंट किसान है उसको मिलेगा 100 रुपए प्रीमियम, और जो इनएफिशिएंट किसान है उसको मिलेगा 150 रुपए का प्रीमियम। ये है स्वामीनाथन फॉर्मूला। अब मुझे एक बात बताइए, कौन किसान चाहेगा कि देश में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो? अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो एमएसपी कम करनी पड़ेगी, और जब एमएसपी कम होगी तो उतना प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। तो मुझे बताइए, क्या ये लॉजिकल फॉर्मूला है?
जो स्वामीनाथन ने दिया है। दूसरी बात, इसमें कहीं क्वालिटी की चर्चा नहीं। एमएसपी किसको मिलेगा? ए ग्रेड को, बी ग्रेड को, सी ग्रेड को, या सबको? जैसे ही आप ग्रेडिंग करेंगे, किसानों का एक्सप्लॉयटेशन बढ़ जाएगा। किसान ए ग्रेड माल लेके जाएगा मंडी में, व्यापारी बोलेगा मेरे को तो यार बी ग्रेड दिख रहा है, मैं तो तेरे को एमएसपी नहीं दे सकता। वो किसान से सस्ते दाम पे खरीदेगा और फिर आगे जो व्यापारी है उसको दोबारा अपनी मनमर्जी से बेचेगा। अब सवाल इस बात का है कि किसका फायदा हुआ। रही बात गारंटी की, एमएसपी की गारंटी दी जाएगी। भारत का संविधान बोलता है कि देश में सारे नागरिक, सारे किसान समान हैं। आपने जो एमएसपी घोषित करी है करीब 23-24 फसलों की, वो तो बेसिकली या तो फूड ग्रेन्स हैं या कमर्शियल क्रॉप है। उसमें हॉर्टिकल्चर नहीं है, पूरा फल सब्जियां उससे बाहर है, पूरा पशुपालन उद्योग उससे बाहर है, पूरा मत्स्य उद्योग उससे बाहर है, पूरा मेडिसिनल प्लांट उससे बाहर है, पूरी फ्लोरिकल्चर उससे बाहर है, पूरा मसाले और प्लांटेशन, टी, कॉफी सब उससे बाहर है। तो क्या पूरा देश सिर्फ दाल चावल वालों को पैसे देगा? पहली बात। क्या बाकी देश के किसान नहीं है? दूसरी बात। अब जो किसान हैं, अगर आप किसानों को बराबर समझते हो तो सबको देना होगा। अगर आप सबकी बात करते हो तो आज की रकम के हिसाब से ये बनता है करीब 40 लाख करोड़ के आसपास हिंदुस्तान में खेती का प्रोडक्शन होता है, मतलब एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक मिला के। अब आप एमएसपी की गारंटी दे रहे हो, एमएसपी की गारंटी देते ही व्यापारी कहेगा मैं तो किसान से नहीं खरीदता, सरकार को खरीदने दो, जब मेरे को जरूरत होगी तब मैं खरीद लूंगा जाके सरकार की दुकान से। अब मुझे बताइए कौन जाएगा मंडी? मैंने अपनी जिंदगी में रोज 2-2, 3-3 हजार टन सोयाबीन खरीदा जब मैं ऑयल सीड प्रोसेसिंग बिजनेस संभालता था। उस स्थिति में क्या होता था, हम दौड़ के मंडी जाते थे, जब रेट सही मिलता था, क्वालिटी सही मिलती थी, हम लोग माल खरीदते थे। अब सरकार ये कह देगी कि साहब ऐसा है कि अब एमएसपी के नीचे आप खरीद नहीं सकते। हम कहेंगे बहुत अच्छी बात है सर, हम मंडी क्यों जाएं, हम घर में बैठेंगे आराम से बैठेंगे, क्योंकि सरकार ने गारंटी दी है तो सरकार को खरीदना पड़ेगा। जब सरकार एमएसपी पे खरीद लेगी तब मैं जाके सरकार से खरीद लूंगा एमएसपी पे। तो मेरे क्या फायदा हुए? मेरे को अपना स्टाफ नहीं भेजना, मेरे को क्वालिटी चेक नहीं करना, मेरे को अपनी कैश फ्लो मैनेज करना आसान हो जाएगा, मेरे को जितनी जरूरत है उतना खरीदूंगा। अभी मैं सीजन में जाके 6-6 महीने के लिए स्टॉक करता था माल को, क्योंकि मुझे लगता था कि क्वालिटी है कमजोर भी है या मॉइस्चर ज्यादा भी है, लेकिन सस्ते में मिल रहा, मैं ले लूंगा। जब वो आपने बाजार के मार्केट फोर्सेस को बंद कर दिया, क्वालिटी पे आपने ध्यान नहीं दिया, तो मैं क्यों लूंगा? फिर तो मैं आराम से फैक्ट्री में बैठूंगा, मेरे को 2 ट्रक माल चाहिए, मैं 2 ट्रक एफसीआई से या नेफेड से ले लूंगा। मेरे को 10 चाहिए, मैं 10 ले लूंगा। तो उठाना किसको पड़ा मंडी में? किसानों का माल सारा उठाएगी सरकार। सरकार उठा के क्या करेगी? विजय सरदाना या बाकी व्यापारियों को बेचेगी जो उनके पास जाएगा। जब वो जाएगा तब सरकार किस रेट पे बेचेगी? एमएसपी के ऊपर। कितना? फिर मैं कंपेयर करूंगा अंतरराष्ट्रीय बाजार से। अंतरराष्ट्रीय बाजार में आज मक्का मिल रहा है सपोज 13-14 रुपए किलो, एमएसपी है 20 रुपए किलो। अगले 5 साल में आप हर 1 रुपए बढ़ा पे जाओगे तो एमएसपी हो जाएगी मक्के की मान लो 25 रुपए। अंतरराष्ट्रीय बाजार में पिछले 10 साल में मक्के का रेट कांस्टेंट है, कुछ नहीं बढ़ा। तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में मक्का मिल रहा है 14 रुपए, देश में मक्का मिल रहा है 25 रुपए। मैं कस्टम ड्यूटी दे के भी अगर मक्का खरीदूंगा तो भी सस्ता पड़ेगा। फिर किसान का माल कौन खरीदेगा? सरकार जो सैकड़ों टन, करोड़ों टन माल खरीदेगी वो किसको बेचेगी? अंतरराष्ट्रीय बाजार में आप बेच नहीं सकते क्योंकि वो सस्ता है। हिंदुस्तान का व्यापारी आयात कर रहा है क्योंकि आप महंगे हो। फिर सरकार को माल बेचने के लिए सब्सिडी देनी पड़ेगी। तो पहले आप खरीदने में सब्सिडी दो। सब्सिडी का मतलब पहले आप एमएसपी किसान को दो। फिर एफसीआई का कॉस्टिंग ये कहता है कि 30 से 40% खर्चा आता है माल खरीद के वापस डिस्ट्रीब्यूट करने में। तो 30% एमएसपी के ऊपर खर्चा हो गया। और जब मैं एमएसपी का माल खरीदने जाऊंगा एफसीआई से या नेफेड से, तो मैं तो कहूंगा आप एमएसपी पे दो, ऊपर का खर्चा मैं क्यों दूं? तो सरकार को पूरा सब्सिडी देना पड़ेगा। मतलब 40 लाख, अगर मान लीजिए, अब आप कहेंगे कि 40 लाख करोड़ क्यों? क्योंकि यही किसान पहुंच जाएंगे सुप्रीम कोर्ट कि साहब सरकार सिर्फ अनाज वालों को पैसा दे रही है, हम भी तो किसान हैं, हमारी फल सब्जी का पैसा क्यों नहीं दे रहे? अंडे मुर्गी का पैसा क्यों नहीं दे रहे? दूध मीट का पैसा क्यों नहीं दे रहे? सरकार मीट खरीदेगी, क्या होगा?
ये समझ ही नहीं रहे हैं इन्होंने क्या किया। तो ये जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है, ये देश को और किसान को बर्बाद कर देगी। स्वामीनाथन साहब एक अच्छे साइंटिस्ट थे, लेकिन शायद वो इकोनॉमिक्स नहीं समझे, बाजार नहीं समझे, और ये उन्होंने एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया है जो बहुत ही घातक है। अब किस पॉलिटिकल पार्टी में ये दम होगा कि वो इस स्टेटमेंट को नकारे और देश हित की बात करे। अब यहां से स्वामीनाथन साहब ने खेती में जो राजनीति है उसको इंट्रोड्यूस कर दिया। ये बहुत ही गलत हो गया, चाहे किसी भी कारण से हुआ। द कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस विल बी मेड स्टैट्यूटरी बॉडी। जरूरत ही नहीं है, अकाउंटिंग बॉडी है, वो कॉस्टिंग करनी है। कॉस्टिंग बॉडी को स्टैट्यूटरी बॉडी बनाने का पर्पस क्या है? इसका मतलब जो भी कॉस्टिंग सीएसईपी करेगी वो देश का कानून होगा। कभी ऐसा होता है? 50 सवाल उठेंगे। जैसे ही आप स्टैट्यूटरी बॉडी बनाओगे, मैं पहुंच जाऊंगा कोर्ट में कि सर इसमें जो फर्टिलाइजर का रेट है वो गलत लगाया है, जो डोसेज है वो गलत है, जो बिजली का रेट है वो गलत है। जैसे ही आप स्टैट्यूटरी बॉडी बनाओगे, आज पंजाब के अंदर जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 960 रुपए के आसपास है पर क्विंटल पैडी का। वही चीज अगर मान लीजिए मैं महाराष्ट्र में करता हूं तो वो करीब 2,500-3 हजार रुपए के आसपास बैठता है। झगड़ा तो यही शुरू हो जाएगा स्टैट्यूटरी बॉडी का कि साहब मुझे वो रेट क्यों दिया जा रहा है। महाराष्ट्र का किसान कहेगा मुझे मेरे रेट पे दो ना, मैं पंजाब का एवरेज क्यों लूं। और पंजाब वाला कहेगा जी मुझे आप एवरेज पे दो, मुझे आप देश से अलग क्यों कर रहे हो, मैं भी तो देश का हिस्सा हूं, तो जो देश में सबको मिल रहा है मुझे भी मिलना चाहिए। झगड़े बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं। शायद किसी ने इसको डिटेल में सोचा नहीं है क्योंकि पॉलिटिक्स में ज्यादा इंटरेस्ट है। ये बात हमें समझनी होगी। तो इस बात को जब तक हम नहीं समझेंगे, हम एग्रीकल्चर को ध्यान से नहीं देख पाएंगे। तो दोस्तों ये थे मुद्दे कांग्रेस के एग्रीकल्चर को लेके, जो मुझे लगा कि ये मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट है जिसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूं। हालांकि वीडियो लंबा हो गया है, आप इस वीडियो को शेयर करिए। फिर मुलाकात होगी एक और मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। वंदे मातरम।